प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज वी हैड लर्न इन द प्रीवियस क्लास। देखिए बच्चों, कल हमने सबसे पहले जाना था चार्जेस की डिफरेंट टाइप की मोशन की वजह से हमने हमारे सिलेबस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को अलग अलग डिवाइड किया था बच्चों। फर्स्ट बुक में हमने चार्जेस की मोशन की वजह से वो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिस बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डिवाइड किया था हमारी फर्स्ट बुक को। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब आपका चार्ज मोशन में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं देख लीजिए। सबसे पहला हमारा चैप्टर आने वाला है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। उसके बाद दूसरा अपना चैप्टर आएगा बच्चों, वो होगा अपना गाउसेस लॉ। तीसरा रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर हम जानेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें हमने सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, अल्टरनेट करंट। अच्छा जी, सॉरी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन मैग्नेटिज्म। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट। उसके बाद सेकंड बुक में बच्चों हमारे पास क्या आने वाला है, आपका रे ऑप्टिक्स बच जाएगा और कुछ मॉडर्न पार्ट का फिजिक्स का कुछ पार्ट बचने वाला है, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने जाना था चार्ज के बारे में। चार्ज की हमने हिस्ट्री जानी थी कि चार्ज कैसे आया, किसने सबसे पहले बताया। तो साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद बच्चों हमने टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्कस किए थे। कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया, चार्ज के टाइप्स को जिन्होंने बताया, तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने चार्ज के 2 पार्ट्स बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने बच्चों जाना था कि जो हमारे चार्जेस हैं बॉडी के ऊपर, चार्ज किस वजह से आता है, क्या रीजंस हैं चार्ज आने के। तो प्यारे बच्चों, हमने कल एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। माना कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है बी। मान लीजिए इसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए उनके पास n प्रोटॉन है और n ही क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बोलो, n। क्योंकि कोई भी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे उसके पास, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा कि दूसरी साइड मेरे पास कोई बॉडी बी है, मान लीजिए इसके पास जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, y है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने मान लो आप इसके ऊपर, मैंने कह दिया y है, क्योंकि बॉडी क्या है, बी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम इन बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, क्या रीजंस है। मैंने कहा बॉडी ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिया, बॉडी बी को दे दिया। अब बताइए प्रोटॉन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रोटॉन तो कितने रहने वाले हैं, n ही रहने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, n-1, और यहाँ के प्रोटॉन भी सेम रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हो जाएंगे बोलो, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों में कमी आई है वो कितनी की कमी आई है, 1 की कमी आई है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कितना बचने वाला है, 1, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि जितने प्रोटॉन थे और जितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले इक्वल थे। अब आप बताइए मेरे को, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से तो उसका चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, बॉडी के ऊपर, यानी कि ये वाली बॉडी तो क्या हो जाएगी अब नेगेटिवली चार्ज, और ए बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अच्छा जी, उसके बाद हमने फिर जानी थी डेफिनेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, चार्ज इज नथिंग बट इट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक हमने बताया था फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जन्मजात प्रॉपर्टी जो उनकी होती है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी है, मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स के। और मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो इनकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच एनी मटेरियल फील्स और एक्सर्ट्स मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये हमने कल चार्ज की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर का फ्लो रहेगा उसमें हम सबसे पहले जानेंगे बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को मेजर किसमें करते हैं। फिर बच्चों हमारा जो इंपॉर्टेंट गोल रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जेस, यानी कि जो आपका चार्जेस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मेरे पास रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, है ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉज ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, एक बॉडी के ऊपर चार्ज किस वजह से आता है, क्या कारण है। इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ बॉडी व्हेन इट गेट्स चार्ज, जब एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो क्या उसके मास पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, मास बढ़ेगा या घटेगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम।
उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विद और विदाउट मास, यानी कि आपका जो चार्ज है क्या वो बिना मास के रह सकता है, क्या एग्जिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों जानेंगे एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर मैग्नेटिक फील्ड और ईएम रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा जी, हमने डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसको, लेकिन एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपैरेटस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है उसको हम डिटेक्ट किससे करेंगे, उसके लिए अपैरेटस कौन सा यूज करेंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर प्यारे बच्चों आपकी बुक में 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है, किसकी, चार्जेस की, है ना, प्रॉपर्टीज जिनको फॉलो करता है। सबसे पहले आती है आपकी एडिटिविटी, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज बोले चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज बोले एक ही बात है। फिर हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम पूरे लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों टाइम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को अपन मेजर किस में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में पढ़ गए हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ पे की क्या है, सॉरी I क्या है, I आपका है इलेक्ट्रिक करंट, और Q क्या है बच्चों, चार्ज, और T क्या है बच्चों, टाइम। अगर मुझे चार्ज की यूनिट निकालनी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो, Q इक्वल्स टू IT। अच्छा, I की यूनिट क्या होती है, बोलो, एम्पियर इंटू टाइम, किस में होता है, सेकेंड में होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, जाके क्या बनता है बच्चों, बोलो, कूलाम, और इसका सिंबल होता है बच्चों C। तो हमारे पास जो यूनिट निकल के आई है, यूनिट ऑफ चार्ज, फाइनली क्या निकल के आई बच्चों, बोलो, सॉरी C आएगा यहाँ पे, COUL, कूलाम, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं, अगर आपको स्मॉल मेजरमेंट करना है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं बच्चों, इसमें आपका माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को लिखते हैं ऐसे, माइक्रो कूलाम 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर होता है माइक्रो कूलाम। उसके बाद आपके पास आप यूज कर सकते हैं बच्चों नैनो कूलाम, 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम के इक्वल होता है। और आप एक और ले सकते हैं पीको कूलाम, जो बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। इसकी अगर हम बात करें सीजीएस में यूनिट क्या है ना, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या हम इसे बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ये इसकी क्या होगी बच्चों, सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास प्यारे बच्चों इसकी अदर यूनिट और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज, वो है बच्चों फैराडे, फराडे नहीं फैराडे, जो एक बराबर होता है बच्चों 500 कूलाम के, 96,500 कूलाम के इक्वल होता है आपका 1 फैराडे, ठीक है। इन यूनिट्स को आप लर्न करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा बच्चों, Q इक्वल्स टू IT, यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, कूलाम निकल के आया। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ लेता है बोलो एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कह देंगे सर अगर 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए प्रोड्यूस किया जाए तो उस कंडक्टर में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा बच्चों, 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात समझ आई। अगर करंट की वैल्यू कितना रखूं 1 एम्पियर और टाइम कितना रखूं 1 सेकंड, तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होगा कितना होगा, बोलो 1 कूलाम, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं ना, डायमेंशंस आपने पढ़ी होंगी। तो क्या है बच्चों, मेरे को बताइए आप, मास होगा क्या, नहीं, m0 l0 a1 और t1। देखो भाई यूनिट किससे बनी है, एम्पियर इंटू सेकेंड से, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, l की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 1, और t 1। तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशंस, ठीक है। अच्छा जी, अब प्यारे बच्चों अब हमारे पास जो टॉपिक आता है हमारा सेकंड नंबर पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जेस, चार्जेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। प्यारे बच्चों मेरे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और दूसरा भी क्या है पॉजिटिव। ये फर्स्ट पेयर है, पेयर नंबर ए। सेकंड पेयर में बच्चों एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा है नेगेटिव। तो सेम चार्जेस में बच्चों होगा रिपल्सन, और अगर पेयर में क्या है आपके चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो क्या होगा बोलो अट्रैक्शन। लिख देता हूं रिपल्सन और यहां पे होगा अट्रैक्शन। तो ये वाली बात आपको समझ आई होगी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों का। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों हमसे, कॉज ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है, क्या रीजन है एक बॉडी पे चार्ज का। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हम दो एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक Na है और एक मेरे पास क्या है Cl, दो मेरे पास अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो 11 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो 17। ठीक है बच्चों, मैंने कहा जो सोडियम है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी, और क्लोरीन भी कैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि बच्चों इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे बोलो 11 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे 11 होंगे। सेम टू सेम क्लोरीन में जो प्रोटॉन होंगे कितने होंगे बोलो 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों 17। ठीक है, दोनों ही बॉडी के हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम बात करें इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्या होने वाला है बच्चों बोलो 281। इस तरह से ऑक्टेव कंप्लीट करते हैं अपन, और इसमें क्या होगा बोलो 287। हर एक एटम या हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कि जो उसका लास्ट वाला जो शेल होता है, यानी कि जो उसका लास्ट वाला ऑर्बिट होता है बच्चों, देख लीजिए इसका कुछ इस तरह से बनेगा। पहले वाले में 2, देन उसके बाद आपके जो एटम इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो 8 आएंगे, और उसके बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 बच गया। जबकि ये वाला जो होगा पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 8, और इस वाले में कितने बच जाने वाले हैं इसके पास 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, ये अपनी लास्ट वाली शेल को कंप्लीट करना चाहेगा और ये वाली अपना वाला लास्ट वाली शेल को कंप्लीट करना चाहेगा। होगा क्या बच्चों, ये नियम होता है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता है ना ही दे सकता है। अब इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा इससे। तो बताइए इसका लास्ट वाला ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही इसका भी क्या हो गया बच्चों, लास्ट वाला ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, अब इनके ऊपर आ गया क्या चार्ज। चार्ज किस वजह से आया बच्चों, इसके पास पहले प्रोटॉन कितने थे 11, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बोलो 10। अब इसके पास पहले प्रोटॉन कितने थे बोलो 17, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए कितने हो गए, एक बढ़ गया ना, सोडियम ने दे दिया 18। अच्छा जी, अब मेरे को बताइए जो 10 जो आपके 11 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो नेगलेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, और यहाँ पे बच्चों एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा बोलो एक्टिव हो जाएगा। इस वजह से इस वाली बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन है कितने 17 और इलेक्ट्रॉन कितने 18, 17 से 17 का चार्ज खत्म हो जाएगा, तो एक जो चार्ज बचेगा किसका बचने वाला है बोलो 1 इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, इस बेसिस पे बॉडी के ऊपर क्या आता है बोलो चार्ज, यानी कि इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब दिख रहा होगा इतनी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझ आई होगी चार्ज क्या रीजन है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसी बॉडी के पास, अगर वो न्यूट्रल थी पहले, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ बॉडी व्हेन इट गेट्स चार्ज, यानी कि जब एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले बच्चों पहले आप एक कंसेप्चुअल में आपको पॉइंट बता देता हूं, मास ऑन इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे इसे 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियर बाय इक्वल टू मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग क्या होता है बराबर है, न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा 1.6 into 10 to the power minus 27। ये दो पॉइंट आप माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों कि अगर दो बॉडी चार्ज हो जाए तो उनके मास पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
मान लीजिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम का और किसका, क्लोरीन का। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब होगा क्या बच्चों, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आने वाला है बोलो, Na+, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आने वाला है बोलो, Cl-। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन का क्या था बोलो, खुद का कुछ ना कुछ मास था, यानी कि इसके अंदर 9.1 इंटू 10⁻31 kg की क्या आ जाएगी बोलो, कमी आ जाएगी, जबकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इतना चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे आप, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बॉडी के मास में भी क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला पॉइंट आता है इसका कि भाई साहब एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विद और विदाउट मास। प्यारे बच्चों, आपका जो क्या है चार्ज है, चार्ज मैं लिख देता हूं यहां पे, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, नो, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, नेवर। यानी कि बच्चों अगर कोई चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा बोलो, मास होगा। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मास है उसके पास क्या हो, उसके पास क्या हो, चार्ज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट इतना जरूरी है, अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर कोई मास है, न्यूट्रल कोई बॉडी मान लो सोडियम ही था, न्यूट्रल था, तो क्या जो जरूरी है कि क्या सोडियम का कुछ मास नहीं था लेकिन चार्ज नहीं था। तो ध्यान रखेंगे कि भाई साहब अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास डेफिनेटली होगा, अगर कोई मास है तो उसके ऊपर चार्ज होना कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, देखिए बच्चों न्यूट्रॉन आपने नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बोलो, 0। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बच्चों एक बात पूछूं, क्या ऐसा भी कोई पार्टिकल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसके पास ना तो चार्ज हो और ना ही क्या हो, मास हो, ना तो क्या हो उसके पास, ना तो चार्ज हो और ना ही क्या हो उसके पास मास हो। सोचो, तो प्यारे बच्चों वो हमारे पास है पार्टिकल फोटोन। फोटोन के पास बच्चों ना तो चार्ज होता है ना ही क्या होता है, मास। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। देखिए भाई, मैंने कहा था अगर आपका चार्ज किस पे है बोलो, रेस्ट पे है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका चार्ज किस पे है बोलो, मोशन पे, और मोशन भी कितनी तरह की होंगी बोलो, 2 टाइप की होंगी। पहली जो होगी मोशन, उसमें वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कंटिन्यू, यानी कि मैं कह दूं एक्सीलरेशन कितना है इसमें, सॉरी एक्सीलरेशन कितना है बोलो, 0। और दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वहां पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है, यानी कि बॉडी 2 मीटर से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड, देन 3 मीटर पर सेकंड, या कम हो रही है घट रही है, एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है। अच्छा जी, इस केस में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम आपकी रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला है। ये वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये हम जानेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, तो सारी चीजें आती जाएंगी और उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया हमारे पास यहाँ पे, apparatus used to detect charges on a body, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। तो वो बच्चों होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप एक इसका कॉन्सेप्चुअली नाम याद रखेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, आपका जो क्या है किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं और हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
ठीक है, चार्ज को जोड़ने से संबंधित है ना। देखो बच्चों, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, so the total charge of an isolated system is obtained simply by adding the charges algebraically with their proper sign। देखो बच्चों, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कोई बच्चा है वो 2 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन भी दिख रही है यहाँ पे, या मैं कह दूं 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिख रही है? डायरेक्शन भी दिख रही है। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास 4 किलो चीनी है और वो ईस्ट डायरेक्शन में, 4 किलो चीनी ईस्ट में, क्या पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। तो वहां पे केवल मैग्नीट्यूड है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी, और इसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, वो क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। बाकी आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आएंगे आई होप। उसके बाद बच्चों देखिए, द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो तन्हाई में हो, मतलब अकेला हो, यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ मटेरियल है वो बाहर वाली दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो उसकी वाल होती है वो होती है डायथर्मिक वॉल आप बोल सकते हैं, या एक इंसुलेटेड वॉल बोल सकते हैं, इंसुलेटेड वॉल। यानी कि बाहर का मटेरियल ना तो अंदर आ सकता है ना अंदर का बाहर, यानी कि जो चार्ज अंदर है वो अंदर ही रहेगा, यानी कि बाहर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द चार्जेस अलजेब्रिकली, यानी कि सीधी सीधी बात है भाई, जब कोई स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसका सम कैसे करते हैं अपन? नॉर्मली अलजेब्रिकली कर देते हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए बच्चों ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसके पास चार्ज क्या है? Q1 है, चार्ज Q2 है, Q3 है, मान लीजिए एक चार्ज है क्या? Q है। इस तरीके चार्ज इसके अंदर भरे हुए हैं, तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना होगा? Q नेट वो होगा बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Q है। बात समझ आई क्या? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका अगर हम सम निकालेंगे, क्यू नेट निकालना है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? उसको अपन सिंपली क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे, ठीक है, उनके साइन के साथ में, विद देयर प्रॉपर साइन। चलिए एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं यहाँ पे, इसको ऐसे मिटा देते हैं ना। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैंने क्या किया बच्चों, ये आइसोलेटेड सिस्टम था वापस से, ठीक है। इसके अंदर एक Q1 चार्ज था और एक था प्लस का 3Q, एक चार्ज था भाई साहब माइनस का 4Q, और एक चार्ज था इसके अंदर प्लस का 5Q। अब पूछ ले बताओ इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? Q नेट। तो आप क्या कहेंगे सर जो उनके साइन है साइन के बेसिस पे सभी को जोड़ दो। तो मैंने चलो ठीक है पहले क्या ले लिया? प्लस Q माइनस Q सॉरी, उसके बाद मैंने क्या ले लिया? प्लस का 3Q, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया किसको? माइनस 4Q, और देन फाइनली प्लस का 5Q, ठीक है। Q नेट देखो बच्चों ऐड कर लीजिए 5, देखो माइनस Q और माइनस के 4Q, तो माइनस के कितने हो गए बोलो? 5Q हो गए। अच्छा जी, और ये प्लस के 5Q थे मेरे पास, और प्लस का 3Q, 5Q से 5Q मर गया, तो मेरे पास कितना बचा बोलो? Q नेट। मेरे पास Q नेट बचने वाला है प्लस 3Q। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि जो चार्ज होता है बच्चों, जो आपका चार्ज है वो क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, वो चाहे टोटल चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, और बॉडी आपकी क्या हो सकती है? न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों, मास नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, मास कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन चार्ज आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका क्या हो सकता है? जीरो भी
हो सकता है। बात समझ आई क्या? लेकिन आपका मास हमेशा कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव। मेरी बात समझ आई क्या? चलिए, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होती है, एडिटिविटी। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी कि बच्चों हम कहें कि जो आपका चार्ज होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। यानी कि चार्ज का स्पीड का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं कहूं, अगर चार्ज आपका किस में है? रेस्ट में है, और अगर आपका चार्ज किस में है? मोशन में है, तो भाई चार्ज की वैल्यू कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, मान के चलो उसके ऊपर कितना है? 4 कूलम चार्ज है किसी बॉडी पे, वो रुकी हुई है। अच्छा, अगर मैं उसको भगा दूं यहां से, है ना, मैंने कहा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन करने लग गया, तो तभी भी उसका चार्ज कितने रहने वाले हैं बच्चों? +4 कूलम ही रहने वाला है। यानी कि स्पीड से चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। प्यारे बच्चों, चार्ज तो डिपेंड नहीं करता स्पीड के ऊपर। जितना चार्ज रेस्ट में है उतना ही किसमें रहने वाला है? मोशन में रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका मास है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। कैसे? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें हम पढ़ते हैं बच्चों m इक्वल्स टू m0 √1 माइनस v² अपॉन c²। क्या पढ़ते हैं बच्चों? m इक्वल्स टू m0 √1 v²। टेंशन ना लो, इसका कोई ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। बस मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आपका जो मास है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, m0 क्या है? m0 है आपका मास एट रेस्ट, और m क्या है? मास ऑन मोशन। ठीक है, जब मोशन में है तो यानी कि चेंज वाला मास है ये। और v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अगर हम कहें बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है, तो उसका मास उसके रेस्ट वाले मास से चेंज हो जाएगा। सर हम तो डेली लाइफ में ऐसा फील नहीं होता। बेटा डेली लाइफ में फील इसलिए नहीं होता कि जो v है ना, जो ये वाला v है ना, स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी 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 लेस देन होती है किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। अगर v की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी c से, अपन यहाँ पे रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व करने के बाद v² अपॉन c² क्या आएगा? लगभग 0 होगा। कैसी वैल्यू होगी? लगभग नियर बाय 0 होगी। तभी 0 होगा तो 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट क्या होगा? 1 होगा, है कि नहीं? तो फिर मैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? m इक्वल्स टू m0। यानी कि जो रेस्ट में मास है वही क्या होगा? मोशन में होगा। लेकिन ये अफेक्ट करेगा जब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में आपके अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी, तो वहां पे वेलोसिटी मैटर रखेंगे ये सारी चीजें। तो वहां पे v इतना छोटा नहीं होगा, v की वैल्यू कुछ बड़ी होगी। देन ये वाली वैल्यू नियर बाय 0 नहीं आने वाली, वैल्यू कुछ अलग होगी। तो फिर 1 माइनस 1 की वैल्यू भी 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ और आने वाला है। तो उस केस में आपका जो क्या होगा बच्चों? देखो दिख नहीं रहा, आई थिंक m इक्वल्स टू m0। अच्छा जी, उस केस में क्या होगा? आपका जो रेस्ट मास है वो आपके मोशन वाले मास से क्या करेगा? चेंज होगा उसमें। ठीक है, आई थिंक दिख नहीं रहा, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं v² अपॉन c² नियर बाय 0। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया होगा कि जो चार्ज है वो आपका मोशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मास के ऊपर मोशन का इफेक्ट पड़ता है। और उससे हम किस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? m इक्वल्स टू m0 √1 माइनस v² अपॉन c², वेयर इज m0 व्हाट? m0 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, और आपका m क्या है? और मास एट या ऑन मोशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में छोटी सी प्रॉपर्टी और रही है, उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए आप। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों? द रेशो ऑफ चार्ज टू मास, रेशो ऑफ चार्ज विद टू मास।
ये होता है अपना बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था बच्चों चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, लेकिन बच्चों Q अपॉन M जो आपका स्पेसिफिक चार्ज है इज डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? देखो बच्चों इसमें कौन सी टर्म आ रही है, मास आ रहा है इसमें, तो मास बताइए, मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? आप कहोगे सर करता है, अभी हमने पढ़ा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ध्यान रखिए आपका जो स्पेसिफिक जो चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। चलिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं? देखिए, द चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can transferred from one body to another. Hence, the total charge of an isolated system always conserve। ठीक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द चार्ज को हम पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ना। अच्छा जी, तो हम कहेंगे बच्चों टोटल जो चार्ज होगा बॉडी का वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। मतलब क्या है सर इस बात का? अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये क्या है, सिल्क है, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड लिया मैंने। अच्छा जी, मैंने इसको रब कराया किसके साथ, सिल्क के साथ, ठीक है भाई। इनिशियली क्या था, इनिशियली टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बिफोर रबिंग, मैंने इसको रब नहीं किया, रबिंग से पहले इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर चार्ज 0, तो नेट चार्ज कितना हो गया बोलो, नेट चार्ज 0। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को रब्ड करा दिया। रब्ड जैसे ही मैंने इनको कराया बच्चों, तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उसके बाद आपका जो ये सिल्क वाला है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू है। तो क्यू नेट कितना होगा बोलो, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया 0। यानी कि जितना शुरू में आपका चार्ज था उतना ही चार्ज कब रहने वाला है, आपकी रिएक्शन के बाद। तब हम कहेंगे कि चार्ज कैसा है, कंजर्व है। तो चार्ज एक कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज शो करता है प्रॉपर्टी कंजर्वेशन वाली, ठीक है। तो चार्ज को ना खत्म कर सकते हैं, ना ही उसे बना सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखो, मैंने कहा मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर -1Q -3Q और +2Q चार्ज है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, शेक्ड किया, इसको हिलाया मैंने। जैसे मैंने हिलाया तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वही सेम आइसोलेटेड सिस्टम, और जो ये बॉडीज थी इनके ऊपर चार्ज ए वाले के पास ABC, ठीक है, ए वाले के पास +2 चार्ज हो गया, बी वाले के पास कितना हो गया बोलो, -1 हो गया। अब बताइए सी वाले के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सी वाले के ऊपर चार्ज कितना होगा। हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम से ना तो चार्ज आपका बाहर जा सकता है ना बाहर का अंदर आ सकता है। तो रिएक्शन के जो पहले वाला जो चार्ज था वो शेक्ड के बाद भी होगा, बोलो हाँ कि ना। तो इनिशियली अपन निकाल लें, इनिशियली चार्ज कितना होगा बोलो, इनिशियली चार्ज कितना होगा, ऐड कर लीजिए टोटल -Q और -K4Q, 3Q -K4Q, -4Q प्लस 2Q, कितना आ गया बोलो, -2Q आ गया इधर। अच्छा जी, इस साइड अगर हम बात करें नेट चार्ज कितना हो गया बोलो, 2 और आपका -1Q, और इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला चार्ज किसके बराबर होगा, फाइनल के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मैं कह सकता हूं उसको अगर हम सॉल्व करें
तो यहाँ से कितना बचने वाला है, प्लस का क्यू बचने वाला है, यानी कि आप ऐसे ले लीजिए माइनस क्यू प्लस एक्स किसके इक्वल होगा बोलो, क्यू क्यू के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू क्या निकलने वाली है यहाँ पे, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बचने वाला प्लस का क्यू और प्लस का क्यू उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का क्यू हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो इसकी, माइनस का 3q। आप सीधा भी समझ सकते हैं बच्चों, 2 और 1 और 3 कितने हो गए 4 में से आपका 2, आप यहाँ पे 4 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस का 2। अच्छा जी, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए। तो देखो प्लस का 2, यहाँ से कितना बचा, प्लस का 1, और प्लस के 1 में माइनस 3q जोड़ेंगे तो कितने बचने वाले बोलो, माइनस 2q। तो यानी कि जितना चार्ज इनिशियली होगा उतना ही चार्ज क्या होगा फाइनली। चलो कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं वो कंसीडर। देखिए बच्चों, एक अलग अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखो पहली बात माइंड में रखो कि हमारे नेचर में जितने भी पार्टिकल्स है ना, उन सभी के क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है क्या, पॉजिट्रॉन। यानी कि इसके नेचर से, इसका नेचर जो पॉजिट्रॉन का होगा ना, इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग, अपोजिट नेचर होगा। जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराई गई, इन दोनों की, जैसे आपस में दोनों को क्या कराया गया बच्चों, कोलाइड कराया गया, देन हमने देखा यहाँ पे कुछ क्या मिले, हमें कुछ गामा पार्टिकल का क्या मिला, पेयर मिला, ठीक है। अच्छा, ये गामा एक्चुअल में थे क्या, गामा एक्चुअल में बच्चों फोटॉन्स थे। क्या थे, फोटॉन्स। अब मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो फोटोन होता है ना बच्चों, फोटोन के ऊपर फोटॉन्स के ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही उनका क्या होता है, मास होता है। तो देखिए इनिशियली और फाइनली, इनिशियली बच्चों हमने देखा कि देखो यहाँ पे चार्ज माइनस और प्लस क्या हो जाने वाले, 0। और इस केस में बताइए फोटोन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो रिएक्शन है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की, उसमें चार्ज क्या रहने वाला है, 0, और चार्ज कैसा रहने वाला है, कंजर्व। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 4। बहुत एग्जांपल है बच्चों नेचर में इसके। देखिए न्यूक्लियर मैप रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिविटी बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में। वैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूं। देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास होता है 238। अच्छा जी, जब इसको ब्रेक कराया गया तो बच्चों इसमें बना थोरियम प्लस हीलियम। थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, थोरियम का वो होता है आपका 90 और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2। और थोरियम का जो एटॉमिक मास होता है 234 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 4, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चार्ज कंजर्व है या नहीं है। इनिशियली मैंने इसको बोला Q1 कितना है बोलो, 92। अच्छा जी, अब आफ्टर रिएक्शन देखा मैंने Q1, सॉरी इसको आप Q मान लीजिए ना, और Q1 मैंने कहा कितना है बोलो 90 प्लस Q2 कितना है बोलो 2। इस केस में देखिए 92 किसके इक्वल है, 92 के। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका चार्ज है वो हमेशा कैसा रहने वाला है, कंजर्व। प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ प्रपोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हम पहले ही समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, देखो बच्चों, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी फाउंड और एग्जिस्ट only in discrete values or packets or in integral multiples, then this type of physical quantity is called आपका क्वांटाइजेशन क्वांटिटी। कहने का मतलब बच्चों, जब एक कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी पाई जाती है किसमें, डिस्क्रीट वैल्यूज में। डिस्क्रीट वैल्यूज जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, पॉइंट में नहीं लेना अपन को, जैसे 1.2, 1.3। या फिर हम बात करें पैकेट्स में पाया जाए, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है तो मार्कर आपको 2 मिलेंगे या मार्कर आपको 3 मिलेंगे।
ऐसा तो है नहीं आपको हाफ मार्कर मिल जाए। जैसे बोर्ड है मेरे पास, एक बोर्ड आपको मिल सकता है, हाफ बोर्ड आपको कैसे मिलेगा? तो ऐसी वैल्यू जो आपको पैकेट्स फॉर्म में मिले या इंटीग्रल मल्टीपल में मिले। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब बच्चों 4 5 6 7 इस तरीके से कंप्लीट वैल्यू में मिले, ठीक है। तो उस तरह की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन में बच्चों जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो क्या होगी बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उसे बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। देखो जैसे मार्कर है मेरे पास, मार्कर कम से कम एक मिल सकता है, तो ये क्या है? क्वांटम वैल्यू है। क्या है बच्चों? क्वांटम वैल्यू है, ठीक है। बोर्ड कम से कम एक मिल सकता है, आपको हाफ तो मिलेगा नहीं, हाँ 2 और 3 आप ऐसे ले सकते हैं, 2 3 को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलिए। अब मैं आपसे कहूं बच्चों, मेरे पास 2 बॉडीज है, एक मेरे पास बॉडी ए है और एक मेरे पास क्या है बच्चों? बॉडी बी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जो आपका जो क्वांटम वैल्यू होगी, क्वांटम वैल्यू जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जैसे मैंने कहा यहां से मेरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो क्वांटम वैल्यू क्या हुई बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसे अपन एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री है ना। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको चार्ज पता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा होता है इतना चार्ज, और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वांटम वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन की? 1। और एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, कम से कम इतना चार्ज तो उस पे जाएगा ही जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कोई बात बताओ, मैंने कहा एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया, तो या तो बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? या तो एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 ही आएगा। या बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? देखो जब इलेक्ट्रॉन जिससे गया है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का आएगा, नहीं आएगा। और जिस बॉडी ने उसको लिया है उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? बोलो, माइनस का ही आएगा। ऐसे ही या तो एक इलेक्ट्रॉन के पास सीधा कितने जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? बोलो, 2 ही आएगा। ई की वैल्यू कितनी है? बोलो, ई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। अच्छा जी, या बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2 ही आएगा। ऐसे अप टू सोन अगर हम बात करें बच्चों, या तो Ne आएगा प्लस का, या तो क्या आएगा? माइनस का Ne। तो प्यारे बच्चों, हमें कंक्लूजन निकालते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस Ne। क्या होगा? बोलो, प्लस माइनस Ne। और E की वैल्यू क्या होगी? बोलो, E की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपका जो n होगा, n हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू में होगा। कैसी वैल्यू में होगा? इंटीग्रल वैल्यू में होगा। इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक पूरा नंबर होगा, 1.6 1.5 ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। आई बात समझ में? आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो एलिमेंट्री वैल्यू होगी, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज, या मैं आपसे कहूं क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज, तो वो क्या होगी बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी? बोलो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो वो होगा बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, तो ये वाली वैल्यू कैसी ले लेंगे? पॉजिटिव। ओके, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। देखो, does the charge 16 into 10 to the power minus 16 कूलम ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों, क्या एक बॉडी से इतना चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है? देखो सॉल्यूशन। पहले बच्चों हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? बोलो, Ne होता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, मेरे को निकाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना?
अगर n की वैल्यू कैसी आती है आपकी इंटीग्रल मल्टीपल में आती है तब तो पॉसिबल है, यानी l की वैल्यू अगर पॉइंट्स में आती है तो पॉसिबल नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। तो q अपॉन क्या आने वाला है बोलो, e आने वाला है। q की वैल्यू कितनी बोलो, गिवन है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, और e की वैल्यू कितनी बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कूलाम से कूलाम आपका कट हो जाएगा। अच्छा जी, अब वैल्यू कितनी बचने वाली है, यहाँ से मैंने हटाया, पर क्या लगाया बोलो 10, 16 से 16 फिनिश हो गया, 10 इंटू ये गया ऊपर तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 19। सॉल्व करेंगे तो कितना बचने वाला है बोलो, 3 बचने वाला है। 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, ये वाली वैल्यू हमें मिलने वाली 10,000। तो बताइए 10,000 क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। 1000 जो है, अगर 1000.1 आता, 1000.1 आता तो ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, अब ये वैल्यू पॉसिबल है। इतना हम ट्रांसफर चेंज, इतना चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे, 10,000 इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने होंगे। ठीक है, वापस से फॉर्मूला देख लीजिए, Q बराबर क्या होगा बोलो, प्लस माइनस Ne, है ना। डिपेंड करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। सीधी सीधी बात है। और Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले बताया किसने था, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने ये वाली बात बताई, यानी कि जो n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में n इज नेवर बी 0.1 लाइक कॉमा 0.2। ठीक है, ये वाली वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से भी इसके कुछ सब पार्टिकल्स मिले हैं। जैसे कि आपको बात करें जैसे क्वार्क्स हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है ना, उनके ऊपर जो चार्ज है, उनके ऊपर चार्ज हमने देखा 2e/3 e/3 है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी 3 से डिवाइड कर दो या इतना चार्ज मिला, लेकिन ये चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, एक कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा आपको। आई बात समझ में। तो इसीलिए हम कंसीडर करते हैं बच्चों, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, कम से कम 1। तो क्वांटम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, 1। तो बच्चों इस चीज का मैं आपको फील देता हूं, है ना। एक एग्जांपल वापस से देखिए। पहले बच्चों मेरे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, मैंने कह दिया इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, +4, और इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, -4। जस्ट मान लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में इसके ऊपर -4 और +4 चार्ज नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या है, प्लस चार्ज है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए माइनस चार्ज है। एक्चुअल में चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू क्या होगा बोलो, Ne, और अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो प्लस Ne। तो +4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और E की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इतना चार्ज है इस बॉडी पे। आई थिंक अब समझ आया होगा। बॉडी बी देख लीजिए, बॉडी बी में क्या था बच्चों, बॉडी बी में देखो Q बराबर Ne। तो बॉडी बी पे चार्ज -4 नहीं बोलेंगे आप, तो चार्ज कितना होगा बॉडी पे, देखो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना माइनस में चार्ज होगा इस बॉडी बी पे। बात समझ आया। अभी तक हम क्या बोलते थे, Na+ Cl Na+, बोलो कितना चार्ज है, बोलो सर +1 है, इसके ऊपर कितना है, -1। नहीं, +1 क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों, Q बराबर क्या होगा, Ne होगा। प्लस है तो प्लस है, n की वैल्यू कितनी रखी, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होने वाली है। बोलो हाँ कि ना। बात समझ आई आप लोगों को। आई थिंक आपको समझ आया होगा। लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार देखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।